दोस्तों, क्या आपको पता है कि हेयर लॉस के 90% केसेस में सिर्फ सिंपल रेमेडीज और इवन कई बार महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बावजूद भी ज़्यादातर लोगों को, अक्सर लोगों को रिजल्ट्स ज़ीरो ही मिलते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बिना सोचे समझे और बिना हेयर फॉल की असली वजह को जाने बस आंखें बंद करके इस तरह की चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ों को आपको बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए, इनसे बिल्कुल फ़ायदा होता ही नहीं है, इनसे आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ऐसे केसेस में जहाँ पर सीजनल वजहों से या फिर किसी लंबी इन्फेक्शन या फीवर के बाद अक्सर जब हेयर फॉल होता है, तो ऐसे केसेस में इनसे आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर वजह इन सब चीज़ों से गहरी है, तो हेयर फॉल को कंट्रोल करना अक्सर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, इसमें हम ऐसे ही कुछ बहुत ही कॉमन कॉजेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको अपने हेयर फॉल की असली वजह समझने में काफ़ी हेल्प मिल सकेगी। साथ ही मैं आपको इनके सॉल्यूशन के बारे में भी बताऊंगा, जिससे कि आप सही मायनों में अपने हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है, उसको जड़ से ठीक कर पाएंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है आज का, ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने इसमें हर एक डिटेल को शामिल करने की कोशिश की है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को पूरा देख लेंगे और समझ लेंगे अच्छी तरीके से, तो ये आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं हेयर फॉल के कुछ कॉमन कॉजेज़ के बारे में, और उसके बाद हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में, उपचार के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि हेयर लॉस की वजह बनता है, वो है आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर। अगर आपकी फैमिली में हेयर लॉस की हिस्ट्री रही है, तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि आपको भी ये हेयर लॉस की प्रॉब्लम या गंजेपन की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा मेजर फैक्टर होता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। या स्पेशली अगर आपको थायराइड इश्यूज़ हैं या फिर प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज़ में कई बार जो हार्मोन्स हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, तो इसकी वजह से भी कई बार हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। ये भी एक बहुत ही कॉमन कारण है। इसके अलावा खाने में आयरन डिफिशियंसी होना, विटामिन D3 की कमी होना, बी विटामिन कम होना और कई बार प्रोटीन की कमी से भी आपको हेयर फॉल की समस्या देखने को मिल सकती है। लास्टली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस और कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि एलोपेशिया एरेटा, स्कैल्प में इन्फेक्शंस और कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस, ये भी आपके अंदर हेयर फॉल के कारण बन सकते हैं। तो अब आप देखिए दोस्तों कि एक सिंगल हेयर फॉल की प्रॉब्लम के पीछे कितने सारे कारण हो सकते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हम बस इधर उधर से कुछ सुन लिया, कुछ टीवी पे एडवर्टीजमेंट देख लिया और बस अपने लिए कोई एक प्रोडक्ट मंगा लिया और सोचा कि अब बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे कुछ केसेस में इस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से आराम मिल भी जाता है, लेकिन ऐसे केसेस में जहाँ पर कोई मामूली बात होती है या सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा होता है। लेकिन अगर सभी का हेयर फॉल दोस्तों इस तरह से ठीक हो जाता, तो आज इंडिया भर में आपको इतने सारे गंजे लोग, इतने सारे हेयर फॉल के केसेस देखने को नहीं मिलते। देखिए, ऐसे इंटरनली ट्रिगर्ड हेयर फॉल के लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत होती है, ताकि आपके हेयर फॉल के इंटरनल रीज़न के हिसाब से हेयर फॉल का जो ट्रीटमेंट है वो सही सही आपको दिया जा सके। साथ में एक एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि इस ट्रीटमेंट को वेरीफाई कर पाए। यकीन मानिए दोस्तों, सही डायग्नोसिस के बिना आपका टाइम और पैसा दोनों ही वेस्ट होते हैं, और कभी कभी तो इवन गलत ट्रीटमेंट की वजह से आपकी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए, हेयर लॉस के कॉमन कॉजेज़ जानने के बाद अब आइए बात करते हैं कुछ ऐसी जांचों की, कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट की, जो कि आपको अपने इंटरनल सिस्टम को बेहतर तरीके से समझने में हेल्प करेंगे, और इससे आप ये जान पाएंगे कि आखिर आपके अंदर हेयर फॉल की समस्या क्यों पनप रही है। लेकिन इस टॉपिक पर बात करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि हेयर कैसे ग्रो करते हैं, बाहर से अंदर की तरफ या फिर अंदर से बाहर की तरफ? बताइए, अभी नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपने कमेंट कर दिया है और जवाब जानना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में आप में सभी लोगों ने शायद सही जवाब ही लिखा होगा कि हेयर हमेशा अंदर से बाहर की तरफ ही ग्रो करते हैं। जिस तरह से पौधे जो हैं, वो पेड़ पौधे जो हैं वो ज़मीन से बाहर की तरफ उगते हैं, उनकी जड़ें नीचे होती हैं, ऐसे ही बालों की जड़ें खाल के हमारी स्कैल्प के अंदर होती हैं और वो अंदर से बाहर की तरफ उगते हैं। हेयर फॉलिकल्स को नरिश करना दोस्तों ऐसे ही ज़रूरी है जैसे कि पेड़ पौधों को नरिश करना। जब आप पेड़ पौधों को देखभाल करते हैं, उनको बड़ा करना चाहते हैं, तो आप उसकी जड़ में पानी डालते हैं, तभी उसकी जड़ें जो हैं वो पनपती हैं और पेड़ जो है वो ग्रो करता है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल फले फूलें, अच्छे से ग्रो करें, तो आपको अपने बालों के हेयर फॉलिकल्स को जो है उनको नरिश करना होगा, अंदर से उनको पोषण देना होगा। और ये जांचने के लिए कि आखिर अंदर से पोषण क्यों नहीं मिल पा रहा है, हमें कुछ टेस्ट भी कराने होते हैं, जिससे पता चलता है कि आखिर अंदरूनी तौर पे गड़बड़ कहाँ पर है। इसलिए अगर आपको हेयर फॉल की समस्या बनी हुई है और आपको सब कुछ करने के बावजूद भी आराम नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले ये 8 ब्लड टेस्ट कराएं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इनको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। पहला टेस्ट है दोस्तों थायराइड टेस्ट। दूसरा है HbA1c, जो कि 3 महीने का आपका शुगर प्रोफाइल बताता है। तीसरा टेस्ट आपको कराना है LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट।
चौथा है KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट, पांचवा है विटामिन B12, छठा है आयरन, सातवां है फेरिटिन और आठवां टेस्ट है विटामिन D3। अब इन टेस्ट को कराने की क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ज़रूरी है, ये समझ लेते हैं। तो देखिए, अक्सर क्या होता है कि थायराइड प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारे लोगों में हेयर फॉल होता है और उन्हें ये समझ में नहीं आता कि हेयर फॉल हो क्यों रहा है। इसलिए अगर आपकी रिपोर्ट के अंदर थायराइड बढ़ा हुआ है या फिर कम आता है या कुछ भी गड़बड़ आती है, तो ऐसे में डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना आपको फ़ौरन शुरू करना होगा, क्योंकि अगर ये ट्रीटमेंट आप नहीं करेंगे, थायराइड ठीक नहीं होगा, तो आप चाहे कुछ भी कर लें, हेयर फॉल की समस्या नहीं रुकेगी। इसी तरह से HbA1c से आपको अपने शुगर प्रोफाइल का पता चलता है और LFT KFT से लीवर और किडनी का पता चलता है। तो इनके अंदर गड़बड़ी आने से भी आपके अंदर हेयर फॉल हो सकता है। तो अगर ये गड़बड़ियाँ आ रही हैं, तो ऐसे में अगेन आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको इन सभी चीज़ों का जो ट्रीटमेंट है प्रॉपर वो दे पाएंगे। और जब ये चीज़ें ठीक होंगी तो आपके हेयर फॉल की समस्या अपने आप रुक जाएगी। इसी तरह से विटामिन D3, इसकी कमी से भी हेयर फॉल हो सकता है। आपको ये जानकर दोस्तों शायद थोड़ी सी हैरानी होगी कि इंडिया में हर 4 में से 3 लोग जो हैं उनके अंदर D3 की डिफिशियंसी है। विटामिन D3 हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये हमारे बालों की हेल्थ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो हमारे बाल होते हैं इनके फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि हेयर रीग्रो करते हैं। D3 की जो नॉर्मल रेंज है वो 21 से 100 के बीच होती है, बट मेरे एक्सपीरियंस में 50 से 80 के बीच ही आपका ज़रूर होना चाहिए। तो अगर टेस्ट में आपका D3 कम आता है, जिसकी संभावना एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना सुबह सुबह आधा घंटा सनलाइट में ज़रूर बैठा करें। और ये भी मेक श्योर करें कि जब आप सनलाइट में बैठते हैं तो आपकी स्किन का, आपकी बॉडी का ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट है वो डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टैक्ट में रहे, जिससे कि बॉडी D3 को बना सके और इसकी कमी ना हो पाए। यकीन मानिए दोस्तों, वैसे तो D3 एग यॉक में या बहुत सारी खाने की चीज़ों में मिलता है, दूध में भी मिलता है, लेकिन सनलाइट से अच्छा सोर्स इसका और कोई दूसरा नहीं होता है। इसलिए सनलाइट में ज़रूर बैठिए। और अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ सनलाइट आपको नहीं मिल पा रही है या कुछ ऐसी आपकी मजबूरी है कि आप नहीं बैठ पाते हैं, तो ऐसे में आप कोशिश कीजिए कि आप D3 के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दें। आमतौर पे D3 के लिए जो है वो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स वाला जो सप्लीमेंट होता है, वीक में एक बार दिया जाता है और 4 से 8 हफ्तों तक लेना होता है। इससे अमूमन ज़्यादातर लोगों में D3 के लेवल्स नॉर्मल आ जाते हैं। लेकिन एक गलती जो अक्सर हम लोग करते हैं वो ये कि जब नॉर्मल आ जाते हैं इसके लेवल्स, तो हम ये सप्लीमेंट लेना छोड़ देते हैं, कुछ नहीं लेते हैं और ना ही हम धूप का ध्यान रखते हैं। देखिए, D3 जो है ये एक बार नॉर्मल हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद इसको मेंटेन रखना भी बड़ा ज़रूरी होता है। और इसको मेंटेन करने के लिए आप या तो सनलाइट का एक्सपोजर लेते रहिए, या फिर आप कम से कम 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स वाला इसका सप्लीमेंट हफ्ते में एक बार लेते रहिए। इससे ये मेंटेन रहेगा। इसी तरह से अगर ब्लड में आपके आयरन की कमी आती है या फेरिटिन कम आता है, तो ये भी आपके हेयर लॉस का कारण हो सकता है, क्योंकि आयरन जो है ये हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है, जिससे जो हेयर फॉलिकल्स हैं वहाँ तक ऑक्सीजन सही से पहुँचता है। और फेरिटिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि बॉडी में आयरन को स्टोर करता है, तो इसकी कमी से भी आयरन कम हो जाता है। आयरन के लिए आप लीफी ग्रीन्स, लीन मीट्स, चुकंदर, गाजर, चना, दालें और ड्राई फ्रूट्स लीजिए। और ये भी मेक श्योर कीजिए कि इनके साथ आप विटामिन C भरपूर मात्रा में ले रहे हैं, क्योंकि विटामिन C जो है ये बॉडी के अंदर आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो अगर आप इसके साथ में, इन चीज़ों के साथ में नींबू वगैरह ज़्यादा लें, संतरे लेते रहें, आंवला लेते रहें, तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। इसी तरह से ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर फूड्स जैसे कि फ़िश, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और वॉलनट्स भी आप लीजिए। जिंक के लिए आप सी फूड ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, मीट और पम्पकिन सीड्स ले सकते हैं। ये इसके काफ़ी अच्छे सोर्सेज होते हैं। इन सभी चीज़ों को लेने से भी आपको हेयर फॉल की समस्या में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ओमेगा 3 और जिंक भी आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं। और फाइनली प्रोटीन का भी ध्यान रखें, जो कि हमारे बालों का एक मेन कंपोनेंट है जिससे बाल बनते हैं। तो प्रोटीन के लिए आप लीन मीट, एग्स, फिश, बीन्स, पनीर, बादाम और दालें वगैरह खा सकते हैं। इनसे आपको अच्छा खासा जो प्रोटीन है वो मिल जाएगा और बाल हेल्दी बनेंगे। याद रखिए दोस्तों, एक बैलेंस डाइट जो कि इन सभी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर हो, ये आपके हेयर हेल्थ के लिए एसेंशियल होती है। और ये भी याद रखिए कि हेयर फॉल ट्रीटमेंट के लिए आपको एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत होती है, जो कि आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से हेयर लॉस को ट्रीट कर सके। इंटरनल ट्रीटमेंट में शामिल हैं बैलेंस डाइट, खास करके ये न्यूट्रिएंट्स जो अभी मैंने आपको बताए हैं, या फिर अगर आपको इंटरनली कोई बीमारी है, कोई टेस्ट में आपकी कमी आती है, तो उसका इलाज जो है ये भी इंटरनल ट्रीटमेंट के अंदर में ही आता है। एक्सटर्नल केयर की बात करें तो आपको अच्छे स्किन प्रोडक्ट्स को हमेशा यूज़ करना चाहिए। ऐसी चीज़ें जिनके अंदर हार्श केमिकल्स ज़्यादा ना हो, जो आपके बालों को नुकसान न दें, बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, हमेशा ऐसी चीज़ों को यूज़ कीजिए। शैम्पूज़ हमेशा सल्फेट फ्री इस्तेमाल कीजिए और कोशिश कीजिए कि वो नेचुरल हो, उसके अंदर ज़्यादा केमिकल्स वगैरह ना हो।
या फिर ऐसे प्रोसीजर जैसे कि ब्लो ड्राइंग, ब्लीचिंग, हेयर को कलर कराना, कर्लिंग कराना, प्रेसिंग कराना, रिबॉन्डिंग कराना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा हार्श केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि बालों को ख़राब करते हैं और हेयर फॉल का कारण बन सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से भी आप बच कर रहिए। इसके अलावा स्ट्रेस भी हेयर फॉल का एक मेजर रीज़न होता है, तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कीजिए, अच्छी सी नींद लीजिए और स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप योगा, मेडिटेशन और रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए ताकि आपके जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो पूरी बॉडी में अच्छे से हो सके, जो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर हैं वो बाहर फ्लश आउट हो सकें और आपका इंटरनल सिस्टम हेल्दी रह सके। वैसे अगर आप बालों को झड़ने से रोकने के लिए, इनको रीग्रो करने के लिए और भी बहुत सारे टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो पर क्लिक करके ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ और भी जानने को मिलेगा। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे फिर मिलूंगा। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।